बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केस तो था CCPO लाहौर का तबादले का, जिसकी अपील थी और वो डिसमिस हुई। नॉर्मल सा केस था, सर्विस मैटर, लेकिन जो उसमें इम्पोर्टेंस थी वो पहले भी ये बनी कि उस केस में से एक और केस निकाल के पंजाब के इलेक्शन का मुकदमा बनाकर उस पर फैसला दे दिया गया। और आज भी उसकी एक और अहमियत बनी है, और वो अहमियत इस हवाले से बनी है कि चीफ जस्टिस ने जो ऑडियो लीक्स हैं उस पर एक पॉलिसी रिमार्क्स दे दिए हैं। पॉलिसी स्टेटमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन जो रिमार्क्स दिए हैं वो अपने अदारे को तो बचाने के लिए और अपने साथी को बचाने के लिए तो बहुत अहम है। लेकिन अगर इस ऑडियो लीक से अगर कोई केस डेवलप होना था तो उस केस के हवाले से उसको हम एक पॉलिसी स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। वो क्या रिमार्क्स है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। केस तो पहले केस बता दूँ। CCPO लाहौर का जो तबादले का केस था वो अपील चीफ जस्टिस ने डिसमिस कर दी है, और रियायत ये दी है कि वो अगर चाहें तो विड्रॉ कर लें, जिस पर विड्रॉ कर ली गई। लिहाजा वो वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी गई, इस बुनियाद पर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार हासिल है कि वो इलेक्शन के करीब रीशफलिंग कर सकता है और तबादले कर सकता है। इस केस में निगरान हुकूमत ने जो तबादला किया उसकी इजाज़त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ली, जो पहले ज़बानी दी गई, बाद में तहरीरी तौर पर दी गई। बहुत सारे दलाइल हुए और ये इस्टेब्लिश हुआ कि अगर इस सारे प्रोसेस को गलत समझ भी लिया जाए तो उसके बाद एक और मीटिंग हुई जिसमें ओवरऑल रीशफलिंग की इजाज़त दे दी गई और दोबारा तबादला हो गया और वो दुरुस्त करार पाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन कमीशन को वसी इख्तियारात हासिल हैं इलेक्शन की शफाफियत और उसको गैर जानिबदाराना बनाने के लिए, और हम उसके इस इख्तियार का और उसकी आईनी हैसियत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अगर कहीं मेलाफाइडी हुई तो हम उसमें मदाखलत भी करेंगे। इसी तसलसल में आगे चलकर चीफ जस्टिस ने फिर ऑडियो लीक्स का तज़किरा किया और बड़े गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे। साथ बैठे हुए अपने साथी मुजाहिद नकवी को डिफेंड करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी अदारा है, लेकिन ऑडियो लीक्स के ज़रिए, टेप्स के ज़रिए इसको बदनाम किया जा रहा है, और जिसमें मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। लेकिन हम सब्र और तहम्मुल के ज़रिए अपना दिफा करेंगे, और जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आईनी अदारा है और इसका आइन को इसका तहफ़्फ़ुज़ करना है, पार्लियामेंट को इस पर इस तरफ देखना है। जब हम किसी वज़ीर आज़म की जानदारी की बात करते हैं तो उसको गलत तौर पर लिया जाता है। हमने एक दफ़ा 1988 में वज़ीर आज़म के ईमानदारों की बात की तो ये समझा गया कि हम सिर्फ उन्हीं को ईमानदार कह रहे हैं। इसको हमने सिर्फ उनको ईमानदार नहीं कहा, बल्कि पार्लियामेंट ने इसको गलत समझा। ये बहरहाल एक अलग टॉपिक है जिस पर अलग से बहस हो सकती है। नाज़रीन, फ़िलहाल जो मौजू है वो ये है कि ऑडियो लीक्स, जिसमें चीफ जस्टिस और उनके साथी पर और उनके कुछ दो साथी जजेस पर वाशगाफ और खौफनाक करप्शन के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने पैसे लिए और उन्हें पैसे दिए गए। उनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस मौजूद हैं। उन रेफरेंसेस की बात तो नहीं हो रही, लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ने तबसरा फरमा दिया है कि ये मज़ाक़ खेज़ और बेबुनियाद इल्ज़ाम हैं जिस पर हम सब्र कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी अकील अफजल साहब, और मेरे साथ हैं अफजल जावेद साहब। हम इन्होंने भी पूरा केस सुना और रिमार्क्स भी सुने, एक्सप्रेशन भी देखे। हम इनसे पूछते हैं कि वो इन रिमार्क्स को कैसे देख रहे हैं। अकील साहब, क्या आप समझते हैं कि ये चीफ जस्टिस के रिमार्क्स आने के बाद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, और क्या चीफ साहब को इस मामले पर सिर्फ रिमार्क्स देने पर ही इक्तफा करना चाहिए? देखिए राशिद साहब, इन रिमार्क्स पर बात करने से पहले कुछ चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जिनको मैं चाहता हूँ कि पहले वो डिस्कस कर लें। इससे पहले देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कंप्लेंट सिर्फ और सिर्फ एक जज जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आई है। बाकी लोगों के ख़िलाफ़ हवा में बातें चल रही थी। लेकिन कल जो वीडियो आई है मोहम्मद खान भट्टी साहब की, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के मज़ीद 2 जजेस के हवाले से इल्ज़ाम आयद कर दिए गए हैं। अब यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर ये इल्ज़ाम सामने आ गए हैं, लेकिन कंप्लेंट अभी तक एक जज साहब के ख़िलाफ़ आई है। पहली बात तो ये है कि जब से ये कंप्लेंट फ़ाइल हुई है, बल्कि कंप्लेंट नहीं, कंप्लेंट्स 3 कंप्लेंट्स हो गई ना इसमें। कल एक वकील साहब ने फ़ाइल की, उससे पहले वो मियाँ दाऊद साहब ने फ़ाइल की, पाकिस्तान बार काउंसिल ने फ़ाइल की, और इसके अलावा 5 बार ने ऐलान कर रखा है कि हम फ़ाइल करेंगे। तो उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं। या चलें हम ये कह लेते हैं कि शायद अब तक तो हम पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं कि जनाब शायद ये इंतज़ार किया जा रहा है कि जनाब चलो 5 बार काउंसिल्स भी कर लें तो एक ही दफ़ा सुन लेंगे। पॉजिटिव रिपोर्टिंग करते हैं, हम अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं।
کہ شاید اس وجہ سے کارروائی نہیں ہوئی، تو وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے۔ لیکن آج جب میں کورٹ کے اندر گیا تو مجھے ایک دوست نے بیٹھتے ہی ساتھ وکیل صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ یار آج تو چیف صاحب کا منہ ٹھیک نہیں ہے، ہر مقدمے کو تڑ اڑا رہے ہیں، فارغ کری جا رہے ہیں، یار کیا بات ہے؟ میں نے کہا مجھے خود آئیڈیا نہیں ہے، میں تو ابھی 2 منٹ پہلے ہی بیٹھا ہوں۔ تو بہرحال وہ جو ناراضگی تھی، وہ تشنگی جو تھی، وہ نکلی جا کر الیکشن غلام محمود ڈوگر کیس کے اندر۔ پہلے تو دیکھیں آج کی جو کارروائی تھی نا، اگر ہم کیس کارروائی کو پروسیڈنگ کو جائزہ لیں تو کیس پروسیڈنگ بالکل جس انداز میں ہونی چاہیے اسی انداز میں ہوئی۔ ہاں، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی خاموش رہے، بالکل ایک لفظ بھی چیف صاحب کو انہوں نے 1 سے 2 ہنٹ ضرور دیے ہوں گے، کیونکہ ہم نے دیکھا وہ چیف صاحب کے کان میں کچھ بات کر رہے تھے، لیکن پبلکلی انہوں نے کوئی بھی ریمارکس، کوئی آبزرویشنز دی نہیں، بالکل خاموش رہے۔ حالانکہ ہم مانتے ہیں چلے ایک لمحے کے لیے کہ ان کی جو آبزرویشنز تھی، جو باتیں تھیں الیکشنز کے حوالے سے، غلام محمود ڈوگر کے ٹرانسفر کے حوالے سے، وہ ساری اگر صحیح تھیں تو ان کو کم از کم سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ وہ باتیں، وہ سوالات جو وہ پہلی ہیئرنگ کے اندر دے رہے تھے، وہ آج وہ آبزرویشن دینی چاہیے تھی۔ جو آبزرویشنز اگر وہ اس ٹائم صحیح نہیں تھی تو پھر کیوں دی گئی، اور اگر صحیح تھی تو پھر آج کے وہ سوالات، قانونی سوالات کیوں نہیں اٹھائے گئے؟ پہلا سوال تو کم از کم اختلاف تو کرتے ہیں، یہ ان کی حد تک بنتا ہے۔ لیکن اور یا افریدی صاحب نے یا چیف جسٹس صاحب نے جو سوالات اٹھائے، جس طرح پروسیڈنگ چلائی، اس کے آئینی یا غیر آئینی ہونے کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ غلط چلائی یا ٹریک سے ہٹ کے۔ آج بالکل ٹو دی پوائنٹ پروسیڈنگ چلی ہے۔ یا افریدی صاحب نے کہا بھی کہ سروس میٹر تھا، اس کو ہم کس طرف لے گئے؟ بالکل، وہ جب غلام محمود ڈوگر صاحب کے وکیل آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ آپ کی کیس میں پریئر کیا تھی؟ پریئر تو یہ تھی کہ جناب سروس ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اگر کوئی ریویو فائل ہوتا ہے وہاں ٹریبونل میں، تو اس کے اوپر سیم اسی بینچ کو سننا چاہیے۔ یہ پریئر تھی، اتنی سی، ٹھیک ہے جی، لیگل معاملہ تھا، اس کے اوپر بحث ہونی تھی۔ تو جب یہ پریئر پڑھی گئی تو یا افریدی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ تھا اور آپ اس کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا کہ جناب اس میں چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا گیا اور الیکشن کرواؤ، پھر سو ووٹوں کا کہہ دیا گیا، یہ سارا کچھ کر دیا گیا۔ تو اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے غلام محمد ڈوگر اپنے ان کے وکیل نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا سر یہ سارا کچھ میں نے نہیں، یہ ساری چیزیں تو پنجاب گورنمنٹ کے جواب سے نکلی ہیں، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ بڑا دلچسپ تھا، مطلب انہوں نے یا حکومت پہ ڈال دیا یا کورٹ پہ ڈال دیا کہ بھائی میں نے تو ایسا کوئی موقف رکھا ہی نہیں تھا کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کو بلائیں، الیکشن کروائیں اور یہ سارا عمل کریں۔ انہوں نے اپنی جان یہ کہہ کے چھڑوا لی۔ اب اس کے بعد معاملہ آ گیا آج کی پروسیڈنگ کے اوپر۔ آج کی پروسیڈنگ بڑی دلچسپ تھی اس حوالے سے کہ ہم جب بھی کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ اپنی کورٹ پروسیڈنگ سے ہٹ کر کسی دوسرے ایشو کے اوپر آبزرویشن دیتی ہے تو ہمیشہ سے وہ باعث بحث بنتی ہے، وہ موضوع بن جاتا ہے اس دن کا، ہاٹ موضوع۔ تو سپریم کورٹ کے جج کے حوالے سے گزشتہ کچھ دنوں سے کمپلینٹس بھی فائل ہو رہی ہیں، میڈیا پر بھی چیزیں آ رہی ہیں، بار بار چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آج وہ چیزیں بالآخر چیف جسٹس صاحب کی زبان پر آئی۔ میرے خیال سے وہ مناسب نہیں تھا، آئینی ادارہ ہے، چیف صاحب اس کے سربراہ ہیں، اور ایک کمپلینٹ جو کہ جس کے اوپر ابھی انویسٹیگیٹ کرنا ہے سپریم جوڈیشل کونسل نے، اس کے اوپر رائے دے دی جاتی اور ان ویڈیوز آڈیوز کو فیک کہ ان کی قانونی حیثیت کے اوپر سوال اٹھا دیا گیا۔ براہ راست تو ان کو فیک نہیں کہا گیا، لیکن الٹیمیٹلی اس کا مطلب ہم یہی اخذ کریں گے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ یار یہ آڈیو ویڈیوز بیکار ہے، ساری ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو راشد صاحب سوال پھر یہ اٹھیں گے کہ جب آڈیو ویڈیوز کسی اور معاملے میں سامنے آئیں گی یا کسی اور معاملے میں سامنے آتی رہی ہیں پہلے، وہ ساری آڈیو ویڈیوز بھی پھر فیک ہوں گی، پھر فیک ہوں گی، بغیر کسی تحقیقات کے، بغیر کسی انویسٹیگیشن کے۔ جاوید صاحب آپ فرمائیے کہ کیا یہ ریمارکس جو ہیں یہ اس بات کا اعلان ہے کہ وہ ان آڈیو ویڈیوز پر کوئی ریفرنس قائم کرنے یا سننے یا تحقیقات کروانے نہیں جاری ہوگی، راشد صاحب یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے؟ دیکھیں راشد صاحب کہ جس طریقے سے پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پر اگر میں بات کروں حکومتی وزراء کی جانب سے روزانہ کی بنیادوں پر جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی اور جس طریقے سے عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا تھا، خاص طور پر آج کے دن جو ساری پروسیڈنگ ہوئی ہمیں تو یہ نظر آ رہا ہے جس طریقے سے عقیل بھائی نے کہا کہ آج کے دن چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سول میٹر پر
अपने साथी जजेस को रेस्क्यू करने की कोशिश की और एक जो प्रेशर बनाया जा रहा था पिछले कई दिनों से उसको टैकल करने की कोशिश की कि किसी भी तरीके से जो दिन ब दिन जुडिशरी के ऊपर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं, जुडिशरी की इंडिपेंडेंसी के ऊपर जो क्वेश्चंस हो रहे थे उसको वो टैकल कर सके। और वो तमाम गुस्सा जिस तरीके से अकील भाई ने कहा है कि आज के दिन अपनी इस प्रोसीडिंग के दौरान जो रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, और ख़ास तौर पर सबसे बढ़कर उन्होंने कहा कि अदलिया के ऊपर जो है आए रोज़ हमले हो रहे हैं और ऑडियो और वीडियो लीक्स की जो कानूनी हैसियत है उसके ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। तो बज़ाहिर मुझे तो यही लग रहा है कि जो रेफरेंसेस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत जो इंदराज की मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स की जानिब से उसके ऊपर भी न सिर्फ असरअंदाज होने की कोशिश बल्कि अपने साथ जो अपने लेफ्ट साइड पे आज उन्होंने अपने साथी जज साहब को बैठाया हुआ था उन्हें भी आज के दिन रेस्क्यू किया गया और उन चंद ताकतवर हलकों को एक पैगाम देने की कोशिश की गई है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपने साथी जजेस के साथ करें। वकील साहब, एक तरफ तो बात होती है एहतसाब की और सबसे ज़्यादा एहतसाब का निशाना बनता भी और बनाया जाता है सियासतदान, लेकिन जब बात जाती है अदारों की तरफ तो एक अदारा कह देता है हमारा अपना एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, होगा भी, करते होंगे, हमें नहीं मालूम, कोई खबर बार नहीं आती। एक तरफ इनका भी अपना एहतसाब का निज़ाम मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब अगर उसमें कोई कंप्लेंट आती है और वो उस कंप्लेंट को वहाँ पर एड्रेस करने के बजाय वो ये इल्ज़ामात कोई मज़ाक़ खेज़ बग़ैर तहक़ीक़ के करार दे देते हैं, तो फिर क्या आप समझते हैं कि जो जुडिशरी का अपना एहतसाब का निज़ाम है वो एक मौसर निज़ाम करार दिया जा सकता है? राशिद साहब, आज की जो ऑब्जर्वेशन थी ना उनसे मैंने तो ये नतीजा निकाला है कि शायद अदलिया ख़ुद को मज़लूम बनाकर सामने रखना चाहती है कि जनाब सारा जुल्म सारा कुछ हमारे साथ ही हो रहा है, हम कुछ बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते। हालांकि ऐसी बात नहीं है। मेरे ख्याल से अगर हम गुज़िश्ता इफ्तिखार चौधरी दौर के बाद से आज तक देखें, उससे पहले कि चलो हिस्ट्री को हम छोड़ देते हैं जो भी होता रहा है, तो अदलिया ने जहाँ पर भी अपनी रिट कायम करने की कोशिश की है अदलिया उसमें कामयाब हुई है और अदलिया का हुक्म माना गया है। माना गया, बिल्कुल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अदलिया ने कोई ऑर्डर दिया हो और उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की हो, चाहे वो नस्ला टावर ही गिरवाना हो, लेकिन वो टावर गिरवा दिया, लोगों के घर गिरवा दिए। जहाँ पर अदलिया ने जिस हुक्म को कहा, वज़ीर तो आपने एक वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत की सज़ा सुना दी, दूसरे वज़ीर आज़म को आपने ताहयात नाअहल कर दिया, उसके ख़िलाफ़ उसको ओहदे से हटा दिया। तो अदलिया ने जहाँ पर भी जो इख्तियार इस्तेमाल करना था वो किया। तो आज अगर मज़लूमियत, ऐसी मज़लूमियत क्यों मज़लूम बनने की कोशिश पड़ गई भाई? ऐसा तो नहीं। या तो सुप्रीम कोर्ट एक ऑर्डर पास कर दे कि 17 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और गालबन कोई 100 या 150 के करीब हाई कोर्ट्स के अल अदलिया के जजेस जो 100-150 बनते हैं, वो सारे के सारे पाक साफ हैं, उन सबको क्लीन चिट दे दे कि इनके खिलाफ कोई बात नहीं की होंगे पाक साफ, लेकिन हमने क्या लेकिन नहीं राशिद साहब, मैं अगली बात करूं, लेकिन अगर किसी के ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगता है तो जब कोई शख्स ज़्यादा क्लेम करता है कि भाई मैं सबसे पाक साफ हूँ, अगर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले करे, खुद को सबसे पहले पेश करे। जस्टिस काजी फाजिसा के ऊपर इल्ज़ाम लगा तो उन्होंने सबसे पहली एप्लीकेशन ही ये दी कि भाई मेरा पब्लिक करो, सारा कुछ मेरा कोर्ट में लेकर आओ, पब्लिक करो भाई, जो मेरा एहतसाब करना है उसको टीवी के ऊपर लाइव दिखाएं ताकि लोगों को पता चले कि इनका प्रोसीडिंग क्या है, इनका इल्ज़ाम क्या है और मेरा जवाब क्या है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई इन्वेस्टिगेशन तहकीकात को छोड़ो और हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है। ये इस किस्म की ये ऑब्जर्वेशन थी कि हम तो इलेक्शन कमीशन को आइनी इदारा समझते हैं, हम तो उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, लेकिन हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। तो भाई तहफ़्फ़ुज़ आपके इक़दामात होते हैं, आपके फ़ैसले होते हैं, आप उनके ज़रिए ख़ुद को महफूज करते हैं। अगर आप ये ऑब्जर्वेशंस देकर अपने आप को महफूज करना चाह रहे हैं तो इससे आप महफूज नहीं होंगे, इससे आपके ऊपर मज़ीद तनकीद होगी। और जावेद साहब, जो मकसद नज़र आता है कि ये कि हम सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, ये अल्फाज इंडिकेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की तहकीकात नहीं करवाएगी। तहकीकात क्योंकि अगर करवाई जाएंगी तो फिर तो मामला खुल के सामने आएंगे और जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सबूत भी लाने की कोशिश करेगा। क्या आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस को अवॉइड करने की कोशिश की जा रही है? जी देखें, राशिद साहब के जिस तरीके से आज जो अहम रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए, ये चीज़ तो तय होगी है कि
प्रेशर जो है जुडिशरी के ऊपर इस वक्त काफ़ी आ चुका है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने जो शिकायत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई हैं, और उसके बाद आए रोज़ वज़रा की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं, और बार बार ये कहा जा रहा है कि जो अदलिया को अपने किरदार के ऊपर नज़र षानी करनी होगी, और इंसाफ का सिस्टम जो है सबके लिए एक जैसा बनाना पड़ेगा, और होना भी चाहिए कि पाकिस्तान में अगर जुडिशल सिस्टम और जो राइट ऑफ जो जस्टिस है, अगर वो एक आम बंदे से लेकर किसी वज़ीर आज़म हो, चाहे वो कोई जनरल हो या कोई जज हो, अगर सबके लिए हमारा मुल्क में इंसाफ का सिस्टम जब तक एक तरह का नहीं होगा, तो ना सिर्फ इस तरह की आवाज़ें उठेंगी बल्कि इस तरह का दोहरा म्यार हमारे मुल्क में चलता रहेगा। तो मुझे लग ही रहा है कि आज के दिन जो बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की हैं, वो ज़रूर उनकी तमाम जो स्टेक होल्डर की जानिब से जो बातें आ रही हैं, वो तमाम की तमाम बातें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की नॉलेज में आ रही हैं, जिसका उन्होंने बरमला इज़हार किया है कि अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। और अपनी एक बात में उन्होंने ये भी बड़ा कहा कि हम जो आइनी अदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले करें, तो वक्त आ रहा है, नज़र आ रहा है कि जब ये मैटर जुडिशल काउंसिल में जाएगा और इस मामले पर जब बातचीत होगी, जब दूसरी जो पार्टियां हैं कोई एविडेंस लेकर आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, और वहाँ पर तब पता चलेगा कि आया इन जजेस को उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का क्या जो हमारा सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान में जुडिशल काउंसिल का, उसके ऊपर आया ये तमाम चीज़ें पूरी होती हैं कि नहीं। राशिद साहब, सिर्फ एक बात करूँगा, जिन जज साहब के ऊपर ये एतराज़ात आयद किए जा रहे हैं, जिनके ऊपर ये सारे एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, उनकी अपॉइंटमेंट को भी रिवार्ड अपॉइंटमेंट कहा जाता है। रिवार्ड अपॉइंटमेंट क्यों कहा जाता है, ये आपको भी पता है। कहा जाता है कि उन्होंने एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के रिवार्ड में उनको यहाँ पर लाया गया। तो ये मामला कोई ऐसा नहीं है कि अचानक से सामने आ गया। ये जैसा तकरीबन हम कह सकते हैं कि ये शुरू से ही जब से आए हैं इस इदारे के आउट ऑफ जुरिसडिक्शन जाके उन्होंने मुशर्रफ की फांसी की सज़ा बल्कि कोर्ट ही कलअदम कर दी। हाँ जी, कोर्ट ही कलअदम कर दी, तो उसके रिवार्ड में यहाँ पर आ गए। तो ये भी एक बात है। इनके जो बरखुरदार हैं उनके हवाले से, तो वो तो जजेस नहीं है, उनके हवाले से जो एलिगेशन है उन्हीं की तहकीकात कर लें। बहरहाल जावेद साहब का ख्याल है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये मामला जाएगा, और वकील साहब भी इस बात पर मुतफिक है कि तहकीकात होनी चाहिए, ज़रूर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन जो आज के चीफ साहब के रिमार्क्स हैं, उससे मुझे लग ऐसा रहा है, मे बी रॉन्ग, कि इस मामले पर चीफ जस्टिस साहब तहकीकात करवाने का कोई इरादा नहीं रखते। जो भी सूरत हाल होगी उससे आपको नाज़रीन आगाह करेंगे। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। राशिद भी को रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से मेरे साथ मौजूद थे अकील अफजल साहब और अफजल जावेद साहब। हम तीनों को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए रोशन पाकिस्तान न्यूज़। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।